गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से विज्ञान पुस्तक का पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है जूझ और जिसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव, तो उस पाठ का सार समझा रही हूँ। ये पुस्तक का नाम विज्ञान है, उसका सार समझाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको जो पाठ में मुहावरे आए थे और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे उसके बारे में आपको समझाया था। आपने वीडियो देखी होगी, उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि वो समझ में आ गया है तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ आती हैं पाठ पढ़ते हुए कि उसमें एक आधा शब्द ऐसा आ जाता है तो हम कई बार पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, और उस एक शब्द को यदि उससे एक शब्द का अर्थ याद है, हमें पता है, तो पूरी पंक्ति का अर्थ बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो मैं आज आपको इस पाठ का सार समझा रही हूँ, तो अपनी अपनी पुस्तक भी खोल के बैठेंगे आप। तो सबसे पहले मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित यानी बहुत ज़्यादा चर्चा में है जो एवं बहुप्रकाशित उपन्यास जूझ का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक विज्ञान भाग 2 में लिया गया है। यह मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर के देखे और भोगे हुए यथार्थ की जीवन गाथा है। किशोर यानी एक बच्चा जो बिल्कुल छोटा नहीं, मतलब 10-12 साल 10-11 साल का बच्चा जो 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ता है, जैसे उसके बारे में बताया गया है। उस किशोर का यानी उस बालक का मन पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता है, यानी वो स्कूल जाकर के पढ़ना चाहता है, लेकिन वह अपने दादा के डर के कारण पढ़ने की इच्छा को व्यक्त नहीं कर पाता। अपने पिता से इतना डरता है कि वह अपने पढ़ने की इच्छा भी नहीं रख पाता। अभी मेरी इच्छा हो रही है, मुझे स्कूल जाके पढ़ना है। वह समझता था कि जीवन भर खेती का कार्य करने पर उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसके पिता यानी उनका जो पैतृक पेशा था वो खेती करते थे। उसे ऐसा लगता है कि खेती करके कुछ बनने वाला नहीं है। यदि पढ़ जाएगा तो नौकरी करके कुछ पैसे कमा सकेगा और अन्ना विठोबा की तरह कुछ धंधा कारोबार कर सकेगा। यानी उनके गांव का ही कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा कारोबार है उसका, तो वो भी चाहता था कि वैसे कुछ ना कुछ कारोबार कर ले। उसका दादा यानी पिता दिवाली बीत जाने पर महीना भर तक ईख पेरने का कोल्हू चिल्लाया करता था। गन्ने से जो है वो रस निकाल करके फिर उसका गुड़ बनाते हैं। तो इस तरह से वो गन्ने को पेरने के लिए एक से रस निकालने के लिए कोल्हू चलाया करता था। अच्छी खासी कीमत प्राप्त करने के लिए जरा जल्दी ही कोल्हू शुरू कर देता था। मतलब लोग तो अभी शुरू नहीं करते थे कि गन्ना अरे पका नहीं है इसको बाद में काटेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी ही गन्ने को काट करके उसमें से रस निकालना शुरू कर देता था, क्योंकि उसका विचार था कि जल्दी कोल्हू शुरू करने से गुड़ जो है जल्दी बाजार में पहुंच जाएगा और फिर उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। क्योंकि जब ज़्यादा गुड़ बाजार में पहुंच जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाती है और उससे वो सबसे पहले गुड़ को बना करके बाजार में भेज देता था। इससे उसे जो है ज़्यादा कीमत मिल जाएगी, ऐसी उसकी सोच थी। और जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे किसान थे, वो ये सोचते थे कि ईख तब तक नहीं काटेंगे जब तक वो पूरी तरह से पक नहीं जाता, यानी गन्ना पूरी तरह से पक नहीं जाता, क्योंकि पकने के बाद उसमें से रस जो है वो गाढ़ा निकलता है और फिर इससे ज़्यादा गुड़ बनता है। इसका काम जल्दी ख़त्म हो जाता था क्योंकि ये समय से पहले ही जो है कोल्हू से पेरना शुरू कर देता था गन्ने को, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता था और फिर वह जो खाली घूमता रहता था। अवसर पाकर उसने अपनी माँ से अपने मन की बात कही उस बालक ने, लेकिन पिता के डर के कारण माता भी मतलब उसके पिता से उसके पढ़ने की बात नहीं कर सकती थी। तो उस किशोर ने अपनी माता को एक तरकीब बताई, एक उपाय सुझाया भी कैसे मैं पढ़ सकता हूँ। वह दत्ताजीराव सरकार से उसके पढ़ने की बात कहे। ये बच्चा ही अपनी माँ से कह रहा है, जो मतलब वहाँ पर बड़ा व्यक्ति जो होता है जिसके बात सब सुनते हैं गांव में, वो दत्ताजीराव है। तो उससे जो पढ़ने
पढ़ने की बात कहें, रात को माँ और बेटा दोनों दत्ताजी राव देसाई के पास गए। दीवार के सहारे बैठकर माँ ने दत्ताजी को सारी बात समझा दी। वे भी इस बात से सहमत हो गए। अब क्या बात समझाई कि कैसे ये बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन इसके पिता इसको पढ़ने नहीं देते हैं, वो स्कूल नहीं जाने देते। तो इसके लिए मतलब उससे कहने गई थी कि आप जो उसे समझाएंगे। माँ ने दादा के बारे में यह बता दिया कि सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास बिता देता है, खेती के काम में हाथ नहीं बटाता, सारे दिन गांव में आज़ादी से घूमता रहे, इसलिए वो बेटे को पाठशाला में पढ़ने नहीं भेजता। दिन रात खेती में जोते रखता है, यानी उससे काम करवाता रहता है अपने बेटे से। सुनते ही देसाई चिढ़ गए और दादा को रात में ही उनके पास भेजने को कहा। जब ये सारी बात बताई गई तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि उसे रात को मेरे पास भेज दो। साथ ही यह भी कहा कि दादा के देसाई के पास पहुंचने के कुछ समय बाद वह स्वयं भी वहां पहुंच जाए और दत्ताजी जो भी कुछ पूछें उसका सही सही उत्तर वह दे दें। अब बच्चे को भी बुला लिया, उसकी माँ को भी और उसके पिता को भी। लेखक का दादा रात को देसाई के पास चला गया। जब उससे घर आके बताया गया कि तुम्हें बुलाया है वहाँ पे, तो वो चला गया। आधे घंटे बाद वह स्वयं भी वहाँ पहुँच गया, वो जो बालक था। दत्ताजी ने लेखक से पूछा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? अब बताना भी नहीं था तो वैसे ही पूछ लिया, जैसे बच्चा पास में खड़ा तो उससे पूछ लिया भी किस क्लास में पढ़ता है। लेखक ने बताया कि वह 5वीं में पढ़ता था और अब दादा ने खेतों में पानी लगाने के लिए पाठशाला जाने से रोक दिया है। दत्ताजी के पूछने पर लेखक के दादा ने स्वीकार कर लिया। इस पर जो है दत्ताजी से नाराज हो गए। दिन भर मौज मस्ती करते फिरते हो, अपनी पत्नी और बेटे को काम में जोतते हो, इनका जीवन खराब मत करो। दत्ताजी ने लेखक को कल से पाठशाला जाने का आदेश दे दिया। अब उसके पिता के सामने ये सारी बातें कह दी और उसी ने कह दिया कि तुम कल से ही स्कूल चले जाओ। दादा के पाठशाला न भेजने पर दत्ताजी ने अपने पास आने को कहा, भी वो नहीं भेजेगा तो तुम मेरे पास आ जाना। दादा ने दत्ताजी की बात का विरोध तो नहीं किया, लेकिन लेखक पर आरोप लगाया कि पाठशाला में जाकर जुआ खेलता है, सिनेमा देखता है, काम में ध्यान नहीं देता है। इस तरह से झूठे आरोप लगाकर उन्होंने अपने आप को सही सिद्ध करना चाहा। अब जब पिता से कहा गया ना कि तुम इसे स्कूल नहीं भेजते हो, सारा दिन मस्ती करते हो, उससे काम करवाते हो, तो उसने पिता ने अपने पुत्र पर उल्टा आरोप लगा दिया भी इसको मैं स्कूल भेजता हूँ तो ये स्कूल नहीं जाता बल्कि जुआ खेलता है, काम पर ध्यान नहीं देता है, सिनेमा देखता है, स्कूल नहीं जाता है। दादा ने ऐसा कहा, लेकिन दत्ताजी के पूछने पर अब लेखक ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कभी फेल नहीं हुआ, वह तो हमेशा पढ़ता रहता है, उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर रहता है। अंत में लेखक कक्षा में पहुंच ही गया, यानी स्कूल चला गया और कक्षा में पहुंच गया। खेती से छुटकारा मिल गया। वह फिर से 5वीं कक्षा में बिठाया गया, क्योंकि 5वीं में उसने छोड़ा था स्कूल, तो पुनः 5वीं क्लास में बिठाया गया। लेखक अब नए और अजनबी बच्चों के साथ था। अब जो बच्चे थे वो सारे नए थे, उसे नहीं जानते थे और उनके साथ वो पहले कभी नहीं मिला था। उसके साथ के सभी बच्चे जो थे वो अगली कक्षा में जा चुके थे। वह कम उम्र के और कम अकल के बच्चों के साथ बैठने लगा, यद्यपि यह उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था। जो क्लास में बच्चे थे वो छोटे थे। अब छोटे बच्चे होंगे तो उनकी समझ भी थोड़ी सी कम होती है, तो ये उसे अच्छा नहीं लगता था। कक्षा में वह बेंच के कोने पर बैठ गया। कक्षा के कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक बनाया, उसका गमछा खींचकर मास्टर जी के मेज पर रख दिया। खेल की छुट्टी में उसी लड़के ने उसकी धोती की लान खोल दी। बच्चे जो है ना शरारती होते हैं, तो जो नया बच्चा आता है उसे परेशान करने के लिए सब करते हैं। इस प्रकार उसे परेशान करने लगे। इससे उसका मन असंतुष्ट हो गया, खिन्न हो गया। उसका मन पढ़ाई से उचकने लगा। लेखक की माँ ने उसके कहने पर एक नई टोपी और चड्डी ला कर दी, जिन्हें पहनकर वह पाठशाला जाने लगा। क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी होती है कि स्कूल जा रहा हूँ तो नई नई चीज़ें मिले पहनने के लिए, फिर वो खुश हो जाते हैं। तो लेखक को भी ऐसा ही कहा। उसकी कक्षा में वसंत पाटिल नामक एक तेज बुद्धि का मेधावी छात्र था, यानी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बड़ा होशियार बच्चा था।
आयु में कम होने पर भी उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था, क्योंकि कक्षा में मॉनिटर जो है इंटेलिजेंट बच्चों को ही बनाया जाता है, जो पढ़ने में भी होशियार होते हैं और वैसे भी वो समझदार होते हैं। इसे देखकर लेखक का मन पढ़ाई में लग गया। अब वह वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में मन लगाने लगा। उन दोनों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की कॉपी जांचने का काम दिया जाने लगा। यानी ये स्कूलों में ऐसा होता है, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं ना, जो होशियार होते हैं, गलतियां नहीं करते, उनकी सारी मात्राएं ठीक लगी होती हैं, लिखाई भी अच्छी होती हैं, तो उन बच्चों को दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए दे दी जाती है कि तुम इसमें से गलतियां निकाल दो। तो ऐसा करते करते वो बच्चे जो हैं पढ़ते हैं बार बार और चेक करते हैं, तो उन्हें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, वो और ज़्यादा होशियार ही बनते हैं। कई कई जगह पे तो ऐसा भी किया जाता है कि जो बच्चे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं पढ़ाई में, उन बच्चों से ऐसा काम करवाया जाता है कि कॉपी चेक करो, वो खुश भी हो जाते हैं, और जब वो काम करते हैं अपने देख देख के गलतियाँ निकालते हैं, तो उनकी खुद की गलतियों में भी सुधार हो जाता है। मास्टर जी प्रसन्न होकर उसको आनंद नाम से पुकारने लगे। लेखक की पाठशाला में मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर एक योग्य और गुणग्राही व्यक्ति थे, जो कविता बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता के कारण उनकी कविता पढ़ने के ढंग में एक आकर्षण था। यानी कविता गा करके सुनाना, कविता को पढ़ना कविता की तरह, ये भी एक कला है जो सब में नहीं होती है। उन्हें मराठी के साथ साथ अनेक अंग्रेजी कविताएं भी याद थी। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। पहले तो गा के सुना देते थे, फिर थोड़ा सा अभिनय करके भी बताते थे। उस कविता के भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुना करके दिखाते थे। उसी से मिलती जुलती जो कविता उनके सिलेबस में है, उसी से मिलती जुलती कविता जो किसी अन्य कवि के द्वारा लिखी हुई हो, साथ में वो भी सुनाते थे। लेखक सुबह शाम अपने खेत पर पानी लगाने अथवा ढोर चराते हुए अकेले में मास्टर जी के हाव भाव के साथ कविताओं को खुले गले से गाता था और उनके जैसा अभिनय भी करता था। अब लेखक जो है जब पशु चराने के लिए जाता था तो वहाँ बिल्कुल अकेला होता था, पशुओं को चराते हुए कविता भी बोलता जाता था और कभी कभी उसका अभिनय भी करता रहता था। मास्टर जी की कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को दो शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। पहली, पानी लगाते हुए या पशुओं को चराते हुए किसी के साथ गपशप करने या बातें करने की, मजाक करने की इच्छा होती थी। लेकिन अब क्या होता था, अब उसे ऐसा लगने लगा कि अब जब मैं पशुओं को चराता हूँ या पानी लगाने जाता हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, अकेला ही रहूँ तो अच्छा होगा। दूसरी, अकेले में ऊंचे स्वर में गाना तथा अभिनय करना संभव था। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ में चल रहे हैं और ऊंची ऊंची आवाज में कविता बोल रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, खुद को भी अच्छा नहीं लगता। तो अकेले में ये सब कर सकता था। कविता पढ़ते पढ़ते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था। मास्टर जी अपनी कविताओं के साथ साथ अनेक कवियों से अपने संबंध के संस्मरण भी सुनाते थे। मास्टर जी को कविता करते देख लेखक को लगा कि कवि भी एक आदमी ही है, उसके जैसा ही हाड़ मांस का आदमी है, हड्डियों और मांस से बना हुआ ही आदमी है। अतः लेखक को भी कविता करने की प्रेरणा मिली। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उन्होंने एक कविता लिखी। वे दोनों चीजें लेखक ने देखी थी, इसलिए लगा कि उसके आसपास की चीजों पर भी वह कविता बना सकता है, क्योंकि कवि लोग होते हैं वो अपने मन की कल्पनाओं के सहारे कविता लिखते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ दिख जाती है जो उन्हें अच्छी लगती है, उस पर वो कविता रच देते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है पूर्णिमा की रात को, तो उस पर भी कविता लिख देंगे। और जब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो अंधकार है, पूरा अंधकार पे लिख देंगे, तारों पे लिख देंगे, आकाश पे लिख देंगे, पृथ्वी पे, नदियों पे, झरनों पे, मतलब सब पे कविता वो लिख देते हैं। स्वयं लेखक के शब्दों में भैंस चराते चराते, लेखक बता रहे खुद, भैंस चराते चराते मैं फसलों पर
जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, यानी वहाँ पे जो कुछ दिखाई देता था उस पर वे तुकबंदी करने लगे। तुकबंदी यानी कविता जब हम बोलते हैं तो पीछे जो शब्द आते हैं दोनों मेल खाते हैं। हम बोलते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये रानी और पानी ये तुकबंदी होती है। जोर से गुनगुनाता और मास्टर जी को भी दिखाता था। कागज पेंसिल भी साथ रखता था। उसके अभाव में लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकर से लिखता था। कविता लिखकर उसे कंठस्थ करके यानी याद करके मास्टर जी को सुनाता। बहुत बार सवेरा होने का इंतजार ना करके रात को ही मास्टर जी को दिखाने के लिए पहुंच जाता था। जो कविता लिखता था ना, अपने लिखी हुई कविता मास्टर जी को दिखाने के लिए सुबह का इंतजार भी नहीं करता था, रात को ही जाके दिखा के आ जाता था। प्रशंसा के साथ साथ वे कविता शास्त्र पर व्याख्यान भी देते थे। कविता को देख करके उसकी प्रशंसा भी करते थे और उसे बहुत कुछ समझाते भी थे। कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए मास्टर जी यह भी बताते थे। संस्कृत भाषा की कविता में प्रयोग कैसे करें, छंद की जाति पहचानना, अलंकार शास्त्र की जानकारी, शुद्ध लेखन के नियम आदि विषयों का उन्होंने लेखक को ज्ञान कराया। उन्हें पुस्तकें देते, कविता संग्रह देते, विभिन्न विषयों पर कविता सुनाते और प्रेरणा देते। इस प्रकार लेखक मास्टर सौमेलकर के नज़दीक पहुंच गया और मराठी भाषा अलंकार छंद तथा शब्दों का ज्ञाता बन गया। नज़दीक पहुंच गया मतलब वो जो उसके गुरु थे, जो स्कूल के टीचर थे मास्टर जी, वो उससे बहुत प्यार करने लगे क्योंकि वो बहुत मन लगा करके पढ़ाई करता था, मन लगा करके सारे काम करता था। तो इससे जो है वो टीचर खुश हो गए। इस प्रकार एक साधारण बालक अपने पढ़ने की लगन के कारण न केवल पाठशाला में जाने लगा वरन मराठी का एक अच्छा कवि भी बन गया, भाषा का ज्ञाता एवं लेखक बन गया। तो इस पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि यदि हम मेहनत और लगन से अपने काम को करते हैं तो उसे अवश्य पूरा करते हैं, उसमें अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपको भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, फिर और मन लगाकर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिस भी काम को शुरू करते हो उसमें पूरा मन लगा करके काम करना चाहिए, इससे आपको काम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्नोत्तर जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।